तो आज का जो चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी एहतिमाल, इस पर एक क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में पूछ लेता है कम से कम एक, और ये जो हमारे PSTR वाले हैं उनके लिए भी है, और जो हमारे GPT हैं उनके लिए भी है, GPSTR और नेक्स्ट HSTR उनके लिए भी। तो ये चैप्टर तीनों जो एस्पिरेंट्स है उनके लिए, तो उस लिहाज से ये चैप्टर बहुत अहम है और इजी भी है एज कम्पेयर टू अदर्स। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है पता, ये जो चैप्टर है टोटल 2 क्लास इसके होंगे, 2 क्लास। सो फर्स्ट आज की जो क्लास होगी वो टोटल बेसिक होगी, बेसिक और कुछ एडवांस एग्जांपल्स भी होंगे, इस पर एग्जांपल्स भी होंगे। सो सेकंड जो क्लास होगी वो थोड़ा PUC लेवल रहता, थोड़ा PUC लेवल हम लाके रखेंगे। तो आज पूरा 10th लेवल तक देखेंगे और उसकी कल की क्लास में थोड़ा PUC लेवल भी हम थोड़ा देखेंगे। तो इस तरीके से ये क्लास 2 या 3 यहाँ पे रिकॉर्डेड होगी, तो इंशाल्लाह हम देखते हुए जाएंगे। तो अब शुरू करेंगे। एहतिमाल प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? तो सबसे पहला इसका जो क्या बोलते हैं जन्म हुआ है, इसका जहां पे हम बोलते शुरुआत भी है, वो पता है आपको, वो ताश के पत्ते हैं, यानी कार्ड्स हैं, कार्ड्स, ताश के पत्ते, ताश के पत्तों से ये हुआ, इसका जन्म हुआ। तो एक्सपेरिमेंट उस पर करते करते ये प्रोबेबिलिटी को ढूंढा गया, प्रोबेबिलिटी का ये जन्म हुआ है। ठीक है, उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे, हिस्ट्री वगैरह में डायरेक्ट आएंगे। तो ये एक जो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी है टोटली, ये अब जो है फिलहाल, पहले जो हम थे कब 8th या फिर हाई स्कूल लेवल में जब थे, तब ये उतना जोरों पर नहीं था चैप्टर, इतना उसको ज्यादा सब्जेक्ट में नहीं रखा गया था, यहाँ तक कि PUC में भी नहीं था, PUC में भी ये नहीं था। अब ये हाई स्कूल में भी लाया गया है, हाई स्कूल में भी इसको रखा गया है। क्यों? क्योंकि इस पर बड़े बड़े थ्योरीज आए हैं और बड़े बड़े इस पर थ्योरम्स हैं, और MSc लेवल में सिर्फ एक पेपर प्रोबेबिलिटी का, एक पेपर, पूरा पेपर ही एक प्रोबेबिलिटी पर था। तो उस लिहाज से तो आज के दिनों में इसकी जो अहमियत है थोड़ा ज्यादा है, और इसीलिए ये हाई स्कूल और प्राइमरी में भी इसको, इस सब्जेक्ट को लाया गया है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हाई स्कूल वगैरह में है, तो अगर आप सब बढ़ेंगे PUC में वगैरह तो एकदम हाई लेवल वहां पे आपको देखने मिलता है। चलिए अब हम बात करेंगे, ये शुरुआत जो है इसकी एक एक्सपेरिमेंट से होती है, एक्सपेरिमेंट, या फिर इसे बोलेंगे तजुर्बा बोलते हैं, तजुर्बा, तजुर्बा इसे। सो एक्चुअली 2 टाइप के हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक जो टाइप का होता है वो फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट होता है, मतलब उसको हम बार बार करने के बाद रिजल्ट सेम आता है, रिजल्ट हर बार वहां पे सेम आता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड, मतलब एकदम खास उसमें कुछ रिजल्ट की ऊपर फेर बदल नहीं होती है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो उसको हम, ठीक है, एक फॉर एग्जांपल आप पानी लेंगे, पानी को लेकर हम उसको गर्म करेंगे या बॉईल करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे। तो अगर आप भी चेक करेंगे तो वो 100 डिग्री मिलता है, मैं भी चेक करूंगा तो 100 डिग्री मिलता है। ठीक, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो फिक्स है, कोई भी करने से रिजल्ट वो सेम निकल के आता है। तो और थोड़े हमारे जिंदगी में ऐसे एक्सपेरिमेंट आता है जो जिनका हम नतीजा अखज करना या उनका आउटकम बोलना या फिर उसका रिजल्ट बोलना, सो वो नामुमकिन है। मान लीजिए अब एक मैच चली है, मैच है, तो कौन मैच में पहला टॉस कौन जीतता है, वहां पे भी पता नहीं। ठीक है, पता नहीं है तो इसीलिए वहां पे टॉस को चला जाता है, अगर पता होता तो टॉस नहीं रखते। तो ये है रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसे बोलता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसे बोलते हैं। ठीक,
या बेतुका बेकायदा तजुर्बा बोलते हैं। बेकायदा तजुर्बा, बेकायदा तजुर्बा यानी इसके रिजल्ट्स यहाँ पे फिक्स नहीं रहता है, कभी एक आता है, कभी दूसरा आता है, कभी तीसरा आता है, इस तरीके से एक। और दूसरी बात यहाँ पे, अब मान लीजिए आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं, तो वहां पर भी या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, ठीक। या फिर आप एक डाइस को क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, फिर फेंक रहे हैं, तो उस पर 6 नंबर्स रहता है, 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है। तो ये भी जो एक्सपेरिमेंट है, तो ये भी क्या होता है यहाँ पे, रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसे करते हैं, जिसका रिजल्ट हमको पता नहीं होता, जिसका रिजल्ट हमको टोटली पता नहीं चलता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या करना है, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मतलब उसका रिजल्ट हमें एक मतलब फिक्स नहीं बोल सकते, या उसके जो रिजल्ट्स आए मोर देन 2 आता है, 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2 जिसके रिजल्ट्स आते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, या फिर बेकायदा तजुर्बा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट whose results is 2 or more than 2, so that is said to be a random experiment। एक तजुर्बा जिसके नताइज 2 या 2 से ज्यादा रहना है, उसको हम बेकायदा तजुर्बा कहते हैं। इसमें अब हम बात करेंगे मेन जो हमारा आज का जो टॉपिक है उसी पर। तो फर्स्ट बात भी यहाँ पे, और ये पूरा जो प्रोबेबिलिटी है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट पर रुका हुआ है, रैंडम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है। अगर फिक्स होता तो ये प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का जन्म ही नहीं होता। इसीलिए बहुत सारे लोग जो ताश के पत्ते वगैरह खेल के पूरी अपनी जो भी जमा पूंजी है उसको पूरा निकाल देता है, इसको पूरा लगा देता है। क्यों? क्योंकि उसके नतीजे उनको पता नहीं होते। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी का जन्म ही रैंडम एक्सपेरिमेंट को लेकर हुआ। सो इससे एक बात यहाँ पे निकल के आती है, तो मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या किसे बोलेंगे, 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन 2, इसके क्या होना है, आउटकम्स होना है, आउटकम्स यानी इसके रिजल्ट्स होना, तो उसी को हम बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब उसी के बाद सेकंड जो मेन पॉइंट है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस बोलते हैं, सैंपल स्पेस। ठीक है, इसे उर्दू में मैं आपको बता देता हूँ क्या है बोल के, तो जब तक के लिए आप सैंपल स्पेस याद रखिए। सैंपल स्पेस, तो ये सैंपल स्पेस क्या है पता है, ये सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। मतलब एक एक्सपेरिमेंट हमने किए, उसके पूरे नताइज को अगर एक सेट में लिखेंगे तो उसी को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, और इसे हमेशा एस से डिनोट करता है, एस से डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए मैं एक कॉइन लिया हूं और इसको टॉस किया, तो या तो हेड आता है या तो टेल आता है, मतलब इसके 2 ही रिजल्ट हैं। वो दोनों रिजल्ट को अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूं एक ब्रैकेट में, या दोनों रिजल्ट्स के एक साथ मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। उसी को क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस बोलेंगे। मतलब एक एक्सपेरिमेंट के जितने भी हमारे पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, जितने भी आउटकम्स हैं, जो भी नतीजे आने वाले हैं, तमाम को हम एक साथ लिखेंगे तो बनने वाले सेट को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए यहाँ पे मैं एक, वही अभी जस्ट आपके सामने बताया कि क्या है, यहाँ पे एक डाइस है, एक पांसा है, तो उसकी पॉसिबल पूरा मैं यहाँ पे रिजल्ट लिखता हूँ, यानी पांसे फेंकने में या तो 1 आता है, या तो 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, या कुछ भी आता है, मतलब इतने ही रिजल्ट्स आते हैं। तो तमाम रिजल्ट्स को मैं एक ही ब्रैकेट में लिख लिया, एक ही इसमें लिख लिया सेट में, तो वो सेट को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस का सेट बोलते हैं, उसी को हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। जी बात क्लियर हो गई? तो इसी को हम, आपको पता है इसका मतलब क्या है, एन ऑफ एस मीन्स मतलब इस सैंपल स्पेस में कितने यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उसको हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हैं तो 6 लिखेंगे, और यहाँ पे एन ऑफ एस कैसे लिखते हैं, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 2, ये आगे आने वाला याद रखिए।
ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। सो सैंपल स्पेस किसी का था, सैंपल स्पेस यानी a set all possible outcomes, a set has all possible outcomes of a random experiment is said to be a sample space। मतलब एक तजुर्बे का तमाम नताइज को एक ही सेट में लिखने को हम क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस कहेंगे। तो ये बात आप, मैं समझता हूँ ये भी कि आपको क्लियर हो गई। अब उसके बाद थर्ड जो हमारा डेफिनेशन आता है वो है इवेंट। इवेंट किसे कहते हैं, देखिए इवेंट, इवेंट यानी इसे उर्दू में बोलते हैं वकू, वकू। हाँ, अब जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, अब मान लीजिए मैं कॉइन को टॉस किया हूं, टॉस करने के बाद जो यहाँ पे आपको मिला है रिजल्ट, जो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिला है उसी को हम क्या कहेंगे, इवेंट कहेंगे। एक सेकेंड, जी मतलब इवेंट यानी कि पॉसिबल आउटकम्स में का एक आउटकम्स अगर आपको मिलता है तो वही हमारा इवेंट होता है। पॉसिबल मतलब सैंपल स्पेस में जो भी हमारे आउटकम्स है उसमें के एक या दो आउटकम्स आपको मिले तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं, इवेंट। अब मान लीजिए यहाँ पे डाइस, डाइस है, डाइस अगर मैं यहाँ पे फेंका हूं तो यहाँ पे 4 नंबर आया, तो ये जो 4 नंबर है ये मेरा एक इवेंट है, 4 नंबर जो आने आया है वो एक इवेंट है। ठीक है, तो मतलब जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। और ये सैंपल स्पेस क्या है, एक्सपेरिमेंट से पहला जितने भी नताइज आने की चांसेस हैं, जो जो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है रिजल्ट आने के, तमाम को लिखने को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। उसमें से जो रिजल्ट आता है उससे हम क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये हो गया हमारा वकू, ये हुआ वकू। अब इवेंट्स में, इसमें टाइप्स ऑफ इवेंट्स मिलता है। देखिए अब यहां से हमारी कहानी मेन इंपॉर्टेंट कहानी शुरू होती है। सो फोर्थ पॉइंट, इसमें थोड़े इवेंट्स आते हैं। एक होता है श्योर इवेंट, श्योर इवेंट याद रखिए, जो हमारे पीएसटीआर जो भी एस्पिरेंट है, पीएसटीआर वाले, ये उनको पूछता है श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी इसे उर्दू में क्या बोलते हैं, यकीनी वकू का, यकीनी वकू का एहतिमाल क्या होता है, यकीनी वकू। यानी यकीनी वकू यानी जो 100% फिक्स हो, या रिजल्ट आने के बाद वो 100% आपको लगे कि यही रिजल्ट आने वाला है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट बोलते हैं। और याद रखिए श्योर इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है, तो मान लेते हैं एक श्योर इवेंट है यानी यकीनी वकू है, फिक्स मालूम है कि यही जीतने वाला, यही आने वाला है, जो कि हमको 100% जिसमें मालूम पड़ता है कि यही है विनर, तो उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। तो वो श्योर इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होता है, वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब मान लीजिए बारिश में या दिन में रात आना, ये तो नॉट श्योर इवेंट है। मान लीजिए एक कोई भी किसी चीज जिसमें आप श्योर हो या 100% आपको लगे कि ये चीज ऐसा ही अब होने वाली है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट, यकीनी वकू बोलते हैं। और उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो एग्जाम ऐसा पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट, सो वो 1 होता है। यानी यकीनी वकू का एहतिमाल क्या होता है पूछता है, तो वो हमेशा 1 होता है। ठीक है जी, सनसेट, हाँ, अगर सूरज निकलता है तो डूबना भी वो क्या होता है, श्योर इवेंट में आता है। निकला तो डूबना जरूरी है, तो उस लिहाज से ये श्योर इवेंट हो गए। तो नेक्स्ट एक फिफ्थ जो आता है वो इम्पॉसिबल इवेंट आता है, इम्पॉसिबल इवेंट। तो जो भी हमारे पीएसटीआर के एस्पिरेंट है तो ये भी याद रखिए, इम्पॉसिबल इवेंट जो है सो यानी गैर नामुमकिन,
नामुमकिन वकूअ, वो होना ही वैसा हाईली इम्पॉसिबल, होना ही नहीं है, वो चीज वैसा होती ही नहीं है, उसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। यानी इवेंट इम्पॉसिबल टू हैपन इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। यानी एक वकू जिसका होना नामुमकिन है, उसी को हम बोलते हैं नामुमकिन वकू कहते हैं। मतलब अब मान लीजिए एक डाइस मैं यहाँ पे फेंका हूं, एक डाइस यहाँ पे मैं फेंका हूं, यहाँ पे मैं 7 नंबर की रिजल्ट के लिए मैं सोच रहा हूँ, यानी 7 नंबर आता बोल के, या फिर 8 नंबर आता बोल के मैं सोच रहा हूँ, तो ये हाईली पॉसिबल है नहीं है। क्यों? क्योंकि डाइस में सिर्फ 1 से 6 तक इतने नंबर होते हैं, और मैं यहाँ पे क्या गेस कर रहा हूँ, 7 नंबर आता बोल के, सो दैट इज हाईली इम्पॉसिबल, 7 नंबर उसमें रहते ही नहीं, तो वो कहां से आना। तो उस तरीके से ये होता है इम्पॉसिबल इवेंट, नामुमकिन वकू। ठीक है, अब मान लिया अब रात है, रात में दिन, दिन आता है क्या? नहीं आता है। तो रात में दिन जैसा नहीं आता है, सो दैट इज ए इम्पॉसिबल इवेंट। और जो इम्पॉसिबल इवेंट है, तो मान लीजिए वो बी है, तो हमेशा क्या होता है, उसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है। सो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी 0 होता है, यानी नामुमकिन वकू की जो प्रोबेबिलिटी वो 0 होता है, और जो श्योर इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक बात यहाँ हमको समझ में आ गई, ये जो प्रोबेबिलिटी का जो खेल है, प्रोबेबिलिटी का जो खेल है, वो सिर्फ 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में। ना वो 0 से इधर बाहर आता है, ना 1 से वो इधर चला जाता है। मतलब 0 और 1 के बीच में जो भी यहाँ पे नतीजा जाता है, उसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर 1 आ गया तो समझ लीजिए वो श्योर इवेंट है, 0 आ गया तो समझ लीजिए वो इम्पॉसिबल इवेंट है। ये दोनों के बीच में का जो खेल है, उसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, अगर यहाँ पे 2 आ गया वो भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, अगर 1.5 आ गया तो ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। मतलब 0 और 1 के बीच में, चाहे वो 0.125 हो, तो ये प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे देखिए 0 और 1 के बीच में ही तमाम ये प्रोबेबिलिटी के नतीजे जाते हैं, हमेशा 0 और 1 के बीच में। आप देखेंगे, आप नेक्स्ट जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो तमाम चीजें आपको दिखाई देती है। अगर आपको 0.562 आ गया तो ये भी यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है। मान लीजिए यहाँ पे 0.999 है, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो 1.000001 है, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है 1 से बड़ी नहीं होती हो, 1 से हमेशा वहां पे छोटा होता है। अगर मान लीजिए -1.00000, अगर यहाँ पे 3 है, -1 पॉइंट, तो ये भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं है। या फिर -0.000001 है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी आर नेवर इन नेगेटिव, नेगेटिव में हमेशा नहीं होती, ना ही वो नेगेटिव होती है, ना ही वो 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। तो उस लिहाज से ये तमाम चीजें आपको याद रखना है, क्योंकि इस पर थोड़े एग्जाम्पल्स हम अब देखने वाले हैं। तो बात क्लियर हो गई। तो टोटली प्रोबेबिलिटी की जो कंडीशन है, मान लीजिए हमारी प्रोबेबिलिटी एक इवेंट है, हम ई से डिनोट कर रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? या तो 1 होती है, या तो 1, या तो 1 से कम, या तो 0, या 0 से बड़ा। तो ये जो इक्वेशन है, इसे याद रखिए, ये एग्जाम में पूछ लेता है। ये प्रोबेबिलिटी का एक रेंज जिसे बोलते हैं, रेंज है। मतलब ये जो है, ये दोनों के बीच में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकल के आती है। इसको अगर हम इंटरवल्स में लिखेंगे, इंटरवल्स में कैसा लिखते हैं पता? कैसा लिखते हैं बोले? 0 और 1। ये 0 और 1 क्या दिखाता है? ये प्रोबेबिलिटी को दिखाता है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ये दोनों के बीच में जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं वो भी हो सकता है। अगर मान लीजिए एग्जाम में ऐसा पूछा, प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे इंटरवल क्या होगा बोल के, अगर वो ऐसा दिया तो ये हो सकता है क्या? हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है? 0 भी पॉसिबिलिटी है, 1 भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे 0 और 1 नहीं होता है, तो ये गलत है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में ये दोनों एलिमेंट्स को हम इंक्लूड नहीं करते। और कभी कभार ऐसा देता है, ठीक,
ऐसा दिया तो ये भी यहाँ पे इंटरवल्स नहीं है प्रोबेबिलिटी के। तो टोटली ये जो कंडीशन है ये क्लोज इंटरवल 0,1 का, 0,1। आप चाहे ऐसा लिखें चाहे ऐसा लिखें, दोनों का मतलब यहाँ पे सेम टू सेम। तो बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी की रेंज, मतलब कहां से कहां तक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ सकती है। या तो 0 आ सकती है, या तो 0.0.0 ये 1 के अंदर ही आ सकता है, या तो फिर 1 आ सकता है। 1 से ज्यादा वो नहीं हो सकती, 1 से हमेशा वो छोटी ही रहती है। ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एक से बड़ी नहीं होती है और ना ही वो नेगेटिव में आती है। इसके बाद एक जो पांचवा है, नॉट ए इवेंट। नॉट ए इवेंट, नॉट ए इवेंट यानी अब मान लीजिए एक कॉइन है, इसको टॉस किया गया और मैं हेड बोला हूं, ठीक है, और हेड गिरा है। तो हेड गिरा है तो नॉट इवेंट मतलब टोटल इसकी जो रिजल्ट्स हैं वो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो यहाँ पे हेड आ गया, टेल आने की पॉसिबिलिटीज कितने थे, मतलब टेल आने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी थी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉट ए इवेंट बोलेंगे। नॉट ए इवेंट, मान लीजिए दो यहाँ पे प्लेयर्स हैं, एक गेम खेल रहा है, इसके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है 0.5 है, 0.5 है। तो अब इसके हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो वो होता है, वो भी 0.5 होता है, वो भी 0.5। तो ये जो 0.5 जिसका हारने की जो प्रोबेबिलिटी है, या फिर इसके हारने की जो प्रोबेबिलिटी है 0.5, उसको हम बोलेंगे नॉट ए इवेंट। मतलब नॉट इवेंट यानी वो इवेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसका हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अब एक डाइस है, डाइस में अगर मैं पूछा कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 3 नहीं आना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 को छोड़ेंगे, 4 5 6 लिखेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी है जो 3 नहीं आने की, ठीक है, इतने यहाँ पे चांसेस हैं हमारे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हम देखेंगे। सो नॉट ए इवेंट को हम कैसा लिखते हैं, ई पावर बार लिखते हैं, ई पावर बार। इसको हम क्या कैसा पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, नॉट ई ऐसा पढ़ते हैं, या फिर ऐसा पढ़ेंगे पी, पी ऑफ ई बार पढ़ सकते हैं, पी ऑफ ई बार। सो टोटली जो इवेंट आता है उसको और नॉट इवेंट आता है, वो दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो तब जाकर दोनों भी क्या होता है, वहां पे 1 होता है। मतलब जो आता है उसकी प्रोबेबिलिटी और जो नहीं आया है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो दोनों को जमा करने के बाद टोटल कितना आता है, वो हमेशा 1 आता है, टोटल हमेशा वहां पे 1 आता है। सो नॉट इवेंट और इवेंट दोनों को ऐड करने पर 1 आता है। तो ये भी याद रख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे सवाल इसमें पूछ लेता है, इक्वेशंस वगैरह में, ठीक है। ई पी ऑफ ई नॉट इज ए इवेंट, is not event and P is event, what is the sum of both the events, तो हमेशा वो क्या होता है, E होता है। सो नेक्स्ट इसके बाद अब देखिए, ये सैंपल स्पेस है किसका, ये डाइस का, 1 2 3 4 5 6, ये डाइस का सैंपल स्पेस। अगर मैं हर एक इवेंट को अलग अलग लिखूंगा, P ऑफ E, P ऑफ 2, और इसका हर एक इवेंट को अलग अलग लिखूंगा और तमाम इवेंट को मैं ऐड किया, P ऑफ ए को, P ऑफ बी को, P ऑफ सी को, P ऑफ डी को, मतलब जो भी सैंपल स्पेस की जो आउटकम्स हैं, हर एक की प्रोबेबिलिटी हम निकाल करके सम करेंगे, हर एक की प्रोबेबिलिटी निकाल करके हम सम करेंगे, तो उसका भी जो रिजल्ट है, उसका भी जो रिजल्ट है वो भी क्या आता है, बोलिए 1 आता है। तो मतलब सैंपल स्पेस के हर एक इवेंट का अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और फिर इसको ऐड करेंगे तो तब भी वो रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। तो ये भी थोड़ा एक पॉइंट है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। ये 6 पॉइंट और ये है हमारा 7 पॉइंट। तो ये 7 पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम डायरेक्ट आएंगे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखेंगे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, और उस पर एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। तो जो भी मैं यहाँ पे बातें बताया हूँ
उसमें हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको पीएसटीआर में, जीपीएसटीआर में देखने मिलेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट, अब हम फॉर्मूला देखेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। सो हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट। तो मान लीजिए एक मैं कॉइन लेता हूं, कॉइन को टॉस करता हूं, टॉस करने के बाद उसका एक इवेंट आता है, मतलब आपको यहाँ पे हेड मिलता है। मान लीजिए टॉस करने के बाद क्या मिला, यहाँ पे हेड मिला, तो एक इवेंट हुआ, मतलब जो आया वही हमारा क्या होता, इवेंट होता। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो टॉस करने से पहले हम ये देखना है कि इसके सैंपल स्पेस क्या होगा। सैंपल स्पेस यानी ये जो एक्सपेरिमेंट है, करने से पहले इसकी पॉसिबल ऑल द आउटकम्स को लिखना है। मतलब कॉइन है, टॉस करने पर क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो मतलब दोनों रिजल्ट्स को, दोनों आउटकम्स को लिखने पर इसको हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस करेंगे। तो बात क्लियर होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एन ऑफ ई निकालेंगे। सो एन ऑफ ई इसका क्या होता है, बोलिए एक है तो एक होता है। सो एन ऑफ एस इसका क्या होता है, सो एन ऑफ एस यहाँ पे दो है तो दो होगा। आप प्रोबेबिलिटी आप निकालना है तो आप इसकी निकालेंगे, देखिए फॉर्मूला बता रहा हूँ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इवेंट डिवाइड बाय, सो नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। मतलब कितने आउटकम्स है उसमें से कितने आए, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, जो पीएसटीआर वाले जो हमारे एस्पिरेंट है, ये थोड़ा याद रखिए, क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल है, एग्जाम ऐसा पूछता है। तो प्रोबेबिलिटी मालूम करने का फॉर्मूला क्या है पूछता है। तो पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस। तो ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी मालूम करने का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले को हम यूज करते हुए बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे हम, इजी और आसान आसान लेंगे। तो आज की जो क्लास है वो एकदम बेसिक क्लास होगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड होगा और डायरेक्ट फार्मूला होगा, उसी फार्मूला से सॉल्व करेंगे। कल हम क्या करेंगे, अगर दो इवेंट है तो उसका यूनियन कैसा मालूम करना है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसा मालूम करना, तो ये कल की क्लास में देखेंगे, आज नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एक दो क्वेश्चन है मेरे पास सामने यहाँ पे, उसको हम देखते हुए आगे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। वो इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता बोल रहा है, इनमें से किसी वस्तु का एहतिमाल नहीं है, एहतिमाल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1.5 है, 3/5 है, 25% है, 0.3 है जी। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़े लोगों का यहाँ पे कंफ्यूजन ऐसा भी होता है। देखिए ये जो ऑप्शन है 1.5, बी इज इक्वल टू 3/5, सी इज इक्वल टू 25%, तो डी इज इक्वल टू 0.3। तो देखने में आपको क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है जीरो, क्योंकि 1 और 0 के बीच में होता है तो ये होगा बोल के बोल रहा है। लेकिन वहां पे क्या पूछा सवाल में, नॉट बी प्रोबेबिलिटी। ऐसे क्वेश्चंस ऐसे थोड़े ट्विस्टिंग एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह एग्जाम अजान के बाद में इसको मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा।
जी, तो नॉट इवेंट बोला है वहां। सो नॉट इवेंट यानी वो दैट इज हाईली इम्पॉसिबल। अब दिखने में आपको ये भी दिख रहा है 25%, तो आप बोलेगे सर एक से बड़ा नहीं होना, तो 25 है, तो ये कैसा हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे बताता हूँ। 25% को हम ऐसा लिख सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं। तो अगर हम पॉइंट अगर देना है तो याद रखिए यहाँ पे 2 सिफर है, यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट देना है, तो 0.25 होता है। तो 25% यानी यहाँ पे 0.25, 0.25। तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया, तो ये भी यहाँ पे 0 के अंदर आ गया। सो नेक्स्ट, तो ये भी होता है प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे देखिए 3/5 को आप इस तरीके से करके देखिए, तो 0.330, सो यहाँ पे 6 होता है। सो टोटल यहाँ पे 0.6 आंसर आता है इसका, 0.6। तो ये भी 0 और 1 के बीच में आता है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी है। तो सवाल क्या पूछा है, नॉट बी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो नहीं सकता, तो बचा यहाँ पे एक ही है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि एक से यहाँ पे ज्यादा है। तो कभी कभार ऐसा मन में ख्याल आता है कि इसको देखते हैं 0.13 को, 0.3 को देख के क्या करता ये होगा बोल के। तो सवाल को थोड़ा अच्छी तरीके से वहां पे सुनना जरूरी है कि नॉट भी पूछा है कि कैन भी पूछा है। तो कैन भी होगा तो उसके लिए एक अलग यहाँ पे ऑप्शंस दे जाएंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, अगला वाला। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इनमें से किसी वकू का एहतिमाल नहीं है, तो नहीं हो सकता है। तो अभी जस्ट हमने देखा, तो नेगेटिव वाला जो भी आता है वो नेगेटिव नंबर्स प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकते, नेगेटिव नंबर्स। तो 15% है, 15% ये भी क्या होता है 0.15 होता है, तो ये भी 0.7 है, तो ये भी 0.66 वगैरह आ जाता है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट ये जो है नेगेटिव में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी की जो कंडीशन मैं बोला हूँ उसे याद रखिए, एक तो या तो वो 0 होता है या तो 1 होता है, या तो 0 और 1 बीच में होता है, ना वो 1 से बड़ा होता है और ना ही वो नेगेटिव होता है, ना ही वो नेगेटिव, तो ना ही वो नेगेटिव होता है ना ही वो 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव आने के बाद ये प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे शुरू करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। सो ओके, एग्जाम्पल से पहले एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, इफ एन इवेंट कैनॉट अकर द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर एक वाक्य नहीं होता है, इसका एहतिमाल क्या होता है, मतलब वो हाईली इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका प्रोबेबिलिटी जो है वो डी होता है। सो डी इज द राइट आंसर, यहाँ पे मैं किया हूं देखिए डी। सो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ऐसा ही थोड़ा मिलता जुलता यहाँ पे था, देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे वो नहीं है, तो दूसरे क्वेश्चन यहाँ पे हम लाएंगे। देखिए थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, देख ले। कार्स bearing numbers 2, 3, 4, 11 are kept in a bag. A card is drawn at a random from bag. The probability of getting a card with a prime number is, यानी एक बैग में 2, 3, 4 से 11 नंबर के कार्ड्स रखे गए हैं। अगर एक कार्ड को बेहतर के तौर पर उठाया जाए तो कार्ड्स या मुफर्रिद अदद होने का इम्कान मालूम करें। मतलब यहाँ पे कार्ड्स हैं थोड़े रखे गए हैं, 2, 3, 4, 11, ठीक है, इतने कार्ड्स यहाँ पे रखे गए। इसमें से एक कार्ड पिक करना है, उठाना है, वो कार्ड क्या होना है, प्राइम नंबर होना है, मुफर्रिद अदद होना है। तो प्राइम नंबर या मुफर्रिद अदद किसे कहेंगे, यहाँ पे देखिए बताता हूँ। सो प्राइम नंबर, सो सबसे पहला प्राइम नंबर की हम बात करेंगे, थोड़ा देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है। सो नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1, मतलब वो नंबर जो खुद से और 1 से तकसीम हो, उनको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स बोलेंगे। मतलब दूसरों से डिविजिबल नहीं होना है, दूसरों से तकसीम पजीर नहीं होना है, दूसरों से कटना नहीं है। अब मान लीजिए 2 है, 2 को कौन काटता है, 2 ही काटता है। 4 है, 4 को कौन काटता है, 2 भी काटता है, 4 भी काटता है। तो इसलिए 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, 2 एक प्राइम नंबर है।
और 2 के बारे में आपको बताया था, शायद याद होगा आपको। 2 एक ऐसा अखलौता प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है जो इवन है, एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी जो भी इवन नंबर्स रहेंगे वो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। सो 2 भी एक प्राइम नंबर है, याद रखिए 2 भी एक प्राइम नंबर है। सो नेक्स्ट, अगर हम 5 की बात करेंगे, 5 को 5 से डिवाइड करता है। अगर वही मैं अगर 6 की बात किया तो 6 को कौन डिवाइड करता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है, मतलब 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे यहाँ पे क्या दिए गए, 2 से लेकर 11 तक यहाँ पे कार्ड्स रखे गए हैं। तो सबसे पहला याद रखना है आपको, एक बार फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए P of E is equal to, so N of E divided by N of S। E मीन्स यहाँ पे इवेंट। तो आप कंपल्सरी आपको सैंपल स्पेस यहाँ पे निकालना है, मतलब यहाँ पे ये निकालना है कि टोटल यहाँ पे कितने कार्ड्स हैं। तो हमेशा कोई भी इवेंट रहने दो, यहाँ पे नंबर ऑफ एस सेट, एलिमेंट्स ऑफ एस सेट, सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, वो यहाँ पे निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो निकालेंगे। सो टोटल कार्ड्स यहाँ पे देखिए कितने हैं, 2 से लेकर 3 से टोटल यहाँ पे 11 तक है। तो टोटल यहाँ पे कितने 10 कार्ड्स होते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं 10। सो 1 2 3 4 5 6, देखिए ऐड कीजिए तो 10 कार्ड्स होता है। तो फिर उसमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इवेंट क्या पूछ रहा है, कौन सा इवेंट पूछ रहा है, यहाँ पे एक प्राइम नंबर होना है। तो 2 से लेकर 11 तक कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, देखिए 2 भी आता है, 3 भी आता है, 5 भी आता है, 7 भी आता है, और यहाँ पे 11 भी आता है। तो मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ पे हमारे क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए। मतलब इतने यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं, इतने यहाँ पे आ सकते हैं। तो एन ऑफ ई यहाँ पे क्या होता है, 1 2 3 4 5 होता है। तो अब हमारे पास एन ऑफ एस है और एन ऑफ ई है, तो फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। सो एन ऑफ एस यानी टोटल यहाँ पे कितने कार्ड्स थे, 10 थे। 10 में प्राइम नंबर्स कितने हैं, 5 हैं। तो 5 में से एक तो आना फिक्स है, 5 में से एक तो होना वहां पे फिक्स है। सो 5 1 5 2 टोटल यहाँ पे, सो ये होता है 1/2। सो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है जी, ऑप्शन दिया गया 1/2। सो 1/2 इज द राइट आंसर। तो बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे एन ऑफ एस नहीं देता है, हमें खुद इसे काउंट करना है, ये भी हमें करना है, इवेंट भी हमें निकालना है, और फॉर्मूला भी हमें करना है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी में थोड़ा कैसा एकदम आसान है, लेकिन ये तमाम चीजें हमें खुद से यहाँ पे करने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट एक अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे, ऐसा ही ओके। इफ P of E is equal to 0.2, P of E is equal to 0.05 है, सो P of E नॉट इवेंट मालूम करना है। P of E नॉट इवेंट, मान लीजिए मैं एक गेम खेल रहा हूँ, मेरे जीतने के जो पॉसिबिलिटीज है, ये प्रोबेबिलिटी है वो 0.7 है। तो 0.7 ये जीतने की प्रोबेबिलिटी है। अगर 0.7 मेरी जीतने की प्रोबेबिलिटी है, तो हारने की क्या है, हारने की 0.3 होता है। कैसा करना है, 1 में से 0.7 को माइनस कर देना, 1 में से 0.7 को माइनस करना है। मतलब ये मेरी जीतने की पॉसिबिलिटीज थी, मतलब इतना मैं जीत सकता हूँ बोल के। अगर आप इतना मैं जीत सकता हूँ, मतलब हारने की पॉसिबिलिटीज भी यहाँ पे है, हारने की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे है, वो 0.3 है। तो लेकिन मैं बात क्या कर रहा हूँ, 0.7 की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे भी एक इवेंट ऐसा है जो नहीं होता है, मतलब वो नॉट इवेंट है, लेकिन फिर भी इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम मान लीजिए एग्जाम दिए हैं, एग्जाम देने के बाद तो आपके मार्क्स 50 प्लस या फिर 100 में से 60 प्लस आने के 0.8 आपके क्या है, पॉसिबिलिटीज हैं, प्रोबेबिलिटी है। 0.8 आपका सिलेक्शन होने की, मान लीजिए 60% आने की चांसेस है मार्क्स, तो उससे कम आने के मार्क्स, मतलब 60% से कम आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.2 होती है। मतलब ये इवेंट नहीं हो रहा है, लेकिन इसके पीछे भी रहता है, इसके पीछे भी वो चीज रहती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉट ए इवेंट बोलते हैं। तो उसी को हम कैसा लिखते हैं,
पी ऑफ ई नॉट लिखते हैं, पी ऑफ ई नॉट, ठीक है। तो जब पी ऑफ ई नॉट को, इसके लिए मैं फॉर्मूला आपको जस्ट बताया, तो देखिए पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू, दोनों यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। सो पी ऑफ ई नॉट यहाँ पे पूछा है, तो पीएचडी वाले इसका खास ख्याल रखें, ये क्वेश्चन ए लेवल के क्वेश्चंस आपको आने के 100% चांसेस है। सो 1 माइनस यहाँ पे 0.05 कर देना है, तो 0 पॉइंट कितना होता है, 95 होता है, 0.95, 0.95। सो ये ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए। तो अब मान लीजिए एग्जाम में ऐसा दिया है, P ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 0.75 दिया है। सो P ऑफ ई यहाँ पे पूछ रहा है, तो तब भी आपको यही करना है। क्या करेंगे, 1 में से 0.75 को माइनस करेंगे, तो ये क्या होता है, 0.25 होता है। तो बात यहाँ पे क्लियर हो गई। तो इस तरीके से चाहे P ऑफ ई नॉट दें तो तब भी 1 माइनस करना है, अगर P ऑफ ई दिए तब भी 1 माइनस करना है, 1 में से माइनस करना, याद रखिए 1 में से माइनस करना। तो ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से है, देखिए यहाँ पे देखिए। तो ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ तमाम लोग कर लेते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग ए गेम, मतलब एक गेम, ये खेल है, उसकी जीतने की जो प्रोबेबिलिटी 0.4 है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट, मतलब इसके हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या करना है, इसको 1 में से 0.4 कर देना है बस, 0.6 होता है, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी वाला जो है बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जी म्यूट कर ले। ओके, ये एकदम इजी से सवाल थे। अब थोड़ा हम सवालों को आगे लेकर जाएंगे, सवालों को। अब यहाँ से जीपीएसटीआर लेवल के क्वेश्चन शुरू होते हैं। आप भी देखिए पीएचडी वाले, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपका खत्म हो गया बोल के, ऐसा नहीं, पूछ सकता है। जितनी नॉलेज आप ज्यादा लेंगे उतना आपको एकदम आसानी होती है, इजी है, आराम से आप इसको हैंडल कर सकते हैं, सीख सकते हैं जी। देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर सेलेक्टेड एट ए रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 अप टू 15 इज मल्टीपल ऑफ 4, मतलब अगर 1 2 3 4 से 15 तक अगर एक अदद को बेतुकी के तौर पर चुना जाए, तो वो 4 के मुजाफ अदद का एहतमाल मालूम करें। 4 के मुजाफ, मुजाफ यानी मतलब 4 के पाने में आना है, मल्टीपल ऑफ 4 यानी उस 4 के टेबल में आना है। उस 4 के टेबल में क्या आता है, देखिए कौन कौन से, यहाँ पे टोटल नंबर्स यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो एक 1 2 3 4, सो यहाँ तक 15 तक, तो 4 के टेबल में आने वाले नंबर्स। तो टोटल यहाँ पे n ऑफ s आपको लिखना है। सो मान लीजिए s का सेट है, तो n ऑफ s कैसा करना है, यहाँ पे देखिए n ऑफ s कैसा करना। तो n ऑफ s के लिए आप क्या करेंगे, सो 1 2 3 4, कितने यहाँ पे टोटल होते हैं, टोटल यहाँ पे 15 होता है। टोटल यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 15 नंबर्स, ठीक है। तो अब उसमें से यहाँ पे एक इवेंट लेना है। यहाँ पे बोल रहा है कि 4 के मुजाफ यानी 4 के मल्टीपल यानी 4 के टेबल में आने वाले, तो 4 खुद आता है, फिर यहाँ पे 8 आता है, 4 के टेबल पढ़िए, 4 3 यहाँ पे 12 आता है, 16 ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते, देखिए क्योंकि 15 से छोटे होना, तो इसको हम नहीं ले सकते। तो बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया हमारा इवेंट ई इवेंट। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, देखिए एन ऑफ ई इज इक्वल टू 3 इवेंट है, तो मेरे पास एन ऑफ एस है और एन ऑफ ई है, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसकी। सो पी ऑफ ई इज इक्वल टू, सो एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय, थोड़ी देर समझने के लिए पूरे फॉर्मूलेज लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब बगैर, अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया तो बगैर फॉर्मूले के डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। सो यहाँ पे 3, टोटल यहाँ पे 15 नंबर्स हैं, उसमें से 3, मतलब 3 पॉसिबिलिटीज है, मतलब 4 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, या तो 12 भी आ सकता है, मल्टीपल ऑफ 4 के। तो ऐसे 3 ऐसे नंबर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये वो हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 से 3 5 जा, तो ये 1/5 होता है। तो 1/5 ऑप्शन में दिया है या फिर कैसा दिया, नहीं यहाँ पे नहीं दिया, जाने दीजिए। तो 1/5
सो 1/5 इसका यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट। तो 3/5 रहा है तो उसे भी देखना है, अगर नहीं है तो 1/5 को भी हम देखेंगे जी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, या फिर एग्जाम में पॉइंट में दिया है समझिए, तो इसको हम क्या करेंगे 0.2 भी कर सकते, 0.2 भी ठीक है। अगर एग्जाम में ऐसा दिया है तो आप इसको डिवाइड करेंगे, कैसा डिवाइड करेंगे पता है, सो 5 1 0 पॉइंट फिर 1 10, ये तमाम चीजें आपको पता है जी। सो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको ले लेंगे। देखो ये सवाल शायद आपके सीटीटी में पूछा गया था, सीटीटी में पूछा गया सवाल है, या फिर टीटी में पूछा है, टीटी में भी शायद ऐसा ही सेम सवाल पूछा है। चलिए देखिए, ये नंबर इज चूजन एट ए रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -3, यहाँ पे नंबर्स दिए गए, सो -3 है, -2 है, -1 है, सो 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर सो विच इज लेस देन 3, मतलब एक नंबर चॉइस करना है वो 3 से छोटा होना है, 3 से धन्ना होना है, 3 से छोटे वाले नंबर्स हमको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहला यहाँ पे एन ऑफ एस मालूम करेंगे, एन ऑफ एस यानी कितने यहाँ पे नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 नंबर्स ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इवेंट लिखना है, वो इवेंट में ऐसे नंबर्स लिखना है जो 3 से छोटे होना, तो 3 से छोटे यानी 3 को हम डिलीट करेंगे तो जो भी यहाँ पे नंबर बचता है वो तमाम नंबर 3 से छोटे ही होते हैं। तो -3 भी 3 से छोटा, -2 भी है, -1 भी है, 0 भी है, सो 1 भी है और 2 भी है। तो इसीलिए एन ऑफ ई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है 6 होता है, एन ऑफ ई इज इक्वल टू 6, क्योंकि एक यहाँ पे चला गया तो 6 बचता है। तो उस लिहाज से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी। सो टोटल यहाँ पे एन ऑफ एस लिखना है, एन ऑफ एस 7 है, उसमें से 6 आ रहा है, तो 6/7, 6/7 इज द डी ऑप्शन, सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन जी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये ऐसे सवाल एग्जाम में पूछा है, या कभी कभार ऐसा पूछता है ए इज लेस देन और इक्वल टू 3 भी पूछता है, लेस देन और इक्वल टू मतलब 3 भी होना है, उससे कम भी होना है, तो तब उस पे वो सूरत हम क्या करेंगे, तमाम नंबर्स लेंगे, तमाम नंबर 7/7 यानी 1 हो जाता है, पूरे 7/7 यानी 1 होता है ठीक है। तो ऐसे सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसकी भी आप थोड़ा क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सो नेक्स्ट अब इसमें थोड़ा हम क्या करेंगे, दूसरे दूसरे क्वेश्चन से लाएंगे। देखिए चलिए, एक दो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे हैं जहां पे एस सेट नहीं दिया होता है, एस सेट हमें मालूम करना है, यानी सैंपल स्पेस हमें लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एस सेट के हमें यहाँ पे देखना। देखिए so a bag contains 8 red, 2 black and 5 white balls. One ball is drawn at a random. What is the probability that ball drawn is not a black? तो ऐसे यहाँ पे जीपी स्टार वालों के लिए भी आने की चांसेस है। एक बैग में 8 सुर्ख, 2 काले और 5 सफेद गेंदे हैं। अगर एक बॉल को बेत के तौर पर चुना जाए तो वो बॉल का एहतिमाल मालूम करें जो काला ना हो, काला ना हो या जी ब्लैक ना हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे एन ऑफ एस करना, नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ बॉल्स हैं, तो यहाँ पे 8 रेड बॉल्स हैं, सो नेक्स्ट प्लस 2 ब्लैक बॉल्स हैं, सो प्लस 5 व्हाइट बॉल्स, बस इतने ही यहाँ पे, इतने यहाँ पे बॉल्स हैं। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ पे कितने हो गए, सो 15 हो गए। सो एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितने 15, एन ऑफ एस 15, ये याद रखिए एन ऑफ एस जरूरी है 15 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अब उसमें ब्लैक नहीं होना है, तो ब्लैक 2 है, दोनों की दोनों यहाँ पे नहीं होना, मतलब ब्लैक नहीं होना है, तो मतलब यहाँ पे कितना हो, नॉट ए ब्लॉक ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल। तो उसके लिए या तो रेड हो सकता है या तो व्हाइट हो सकता है। तो यहाँ पे टोटल कितना होता है, 13
जी। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे पी ऑफ ई के लिए, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, टोटल बॉल्स यहाँ पे 15 है, तो उसमें से कितने बॉल्स आ रहे हैं, 13 बॉल्स, तो 13/15, ये बेसिक क्वेश्चन है। तो ये तमाम चीजें आपको याद रखना है, नॉट ए ब्लैक बॉल पूछा है, ठीक है, तो 13/15 होता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे एक और ऐसा क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई कीजिए घर पर, देखिए इसका आंसर कितना आता है। से इन ए लॉटरी there are 6 prizes and 24 blanks. What is the probability of not getting a prize? मतलब एक लॉटरी है, एक लॉटरी में 6 इनामात है और 24 खाली है, इनामात न मिलने का एहतमाल मालूम करना है। तो सबसे पहला जो लॉटरी की जो चिट्ठियां हैं कितने हैं वो मालूम करना है। तो 6 + 24 30 होता है, तो 30 में 24 नहीं आने वाले हैं, खाली हैं, तो 24/30 होता है। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कौन सा आंसर यहाँ पे आंसर आता है देखिए, ठीक है, बात क्लियर हो गई। एक लॉटरी में 6 इनामात हैं, मतलब 6 चिट्ठियां में प्राइजेस है और 24 खाली है, 24 में कुछ भी नहीं है, तो टोटल यहाँ पे लॉटरीज के जो टिकट्स हैं कितने में, 6 + 24 30, तो ये N(S) हो गया। सो इनाम न मिलने का एहतमाल मालूम करना है, तो प्राइस नहीं आना है, तो प्राइस नहीं आने की कितने यहाँ पे चिट्ठे हैं, 24 है, तो 24/30 करेंगे, तो आंसर 4 इसका 5 आता है। देखिए, चलिए एक और आखिरी सवाल देखते हुए फिर हम कुछ नए एग्जांपल्स की तरफ बढ़ेंगे। A box contains cards numbers 6 to 50. A card is drawn at a random from the box. The probability that the drawn card has a number which is a perfect square. मतलब एक बॉक्स में 6 से लेकर 50 तक के आदाद के कार्ड्स हैं, अगर एक कार्ड को बेत के तौर पर निकाला जाए तो एहतमाल मालूम करें कि वो कार्ड एक मुरब्बा अदद है, एक मुरब्बा अदद। तो इसके लिए आप यहाँ पे सॉल्व करना है। 6 से 50 में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं देखिए, 6 से लेकर 50 तक, छह से लेकर 50 तक। तो इसको सॉल्व करके बोलिए, 6 से 50 तक यहाँ पे कार्ड्स हैं, तो टोटल N(S) यहाँ पे आपको निकालना है। तो N(S), जी बोलिए, N(S) इज इक्वल टू 45 होता है, 45 44 होता है। देखिए अब इसमें एक इवेंट निकालना है, E 6 से 16 10 यहाँ पे हो गए। सो नेक्स्ट इधर 26 20 हो गए, 36 30 46 यहाँ तक 40 हो गए, 47 48 49 50, 1 2 3 4, ये 4 हो गए, तो टोटल यहाँ पे 44 होते हैं। देखिए 45 ने 44, ठीक है, नहीं 45 होता है, यहाँ पे एक ज्यादा है, 11 होता है, हाँ 1/9 आता है, तो 45 होते हैं। 6 से 16 में 10 नहीं होता है, यहाँ पे 11 होता है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 होते हैं, तो 45 होते हैं।
ठीक है, ये 45। तो टोटल एन ऑफ एस इज इक्वल टू 45। अब उसमें परफेक्ट स्क्वायर 6 से लेकर 50 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मुरब्बा जी, वो होता है 9, 16, 25, 36, 49। तो 1 2 3 4 5, तो एन ऑफ ई इज इक्वल टू यहाँ पे 5। सो टोटली पी ऑफ ई इज इक्वल टू, so 5/45, so that is 1/9, 1/9। ठीक है, तो ये एन ऑफ एस भी यहाँ पे हमें खुद मालूम करना है। सिर्फ यहाँ पे दिया है, रेंज दिया है 6 से लेकर 50 तक। तो यहाँ पे थोड़ा 44 45 जैसा कंफ्यूजन हुआ, ऐसा होने के एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है। तो अब जो है ये थोड़ा मोटे मोटे क्वेश्चन थे, एकदम इजी क्वेश्चंस। अब पर्टिकुलर जो इसमें टाइप्स हैं, किसमें, प्रोबेबिलिटी में 3 टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। एक देखेंगे डाइस पर, दूसरे देखेंगे कॉइन्स पर, तीसरा देखेंगे हम जो कार्ड्स पर, यानी ताश के पत्ते पर। तो आज ही देखेंगे तमाम चीजें। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं डाइस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, तो डाइस में 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला एक जो डाइस होता है ना यहाँ पे, तो इसमें टोटल नंबर्स कितने होते हैं ये जस्ट आपको पता चल चुका है। सो एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6 होता है। तो अगर एक डाइस को फेंका है तो एन ऑफ एस यहाँ पे हमेशा 6 होता है। देखिए, इस पर ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये एकदम कॉमन और नॉर्मल चीज है। सो नेक्स्ट यहाँ पे ऐसा पूछ सकता है, ऐसा नंबर, यहाँ पे सवाल है, देखिए so the probability of throwing a number greater than 2 with a fair die is, एक पांचे को फेंका गया है कि 2 से बड़ा अदद आने का एहतमाल मालूम करें। 2 से बड़ा, अब 2 से बड़ा कौन कौन है यहाँ पे देखिए, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे जी 6। 2 से बड़ा 3 4 5 6, मतलब कितने, 1 2 3 4 जी, 2/3 इसका आंसर होता है। बात क्लियर हो गई। ये पीएसटीआर वाले जो भी हमारे एस्पिरेंट है, तो देखिए इनके लिए ऐसा नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। देखिए 5 से पर डाइस पर, अगर वहां से चुका तो डाइस पर आता, डाइस से चुका तो कॉइन से चुका तो नेक्स्ट इस पर आता। अब डाइस पर ऐसा ही पूछ सकता है। सो एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए इस पर समझ जाइए। सो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इवन नंबर आने के। सो दूसरा ऑड नंबर आने के, तीसरा प्राइम नंबर आने के। ये तमाम हम खुद निकालना है, खुद निकालेंगे। सो इवन नंबर मींस इवेंट यहाँ पे क्या होता है, 2 4 6 होता है। सो एन ऑफ ई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है 3। सो अगेन पी ऑफ ई इज इक्वल टू यहाँ पे 3/6, सो यानी 1/2। तो ये ऐसा हुआ। तो यहाँ पे ऑड नंबर में यानी सो 1 2 3 5 सर, एन ऑफ जी। सो पी ऑफ ई इज इक्वल टू 3/6 यानी 1/2। तो जो भी हमारे पीएसटीआर वाले हैं, इसे देखिए एक बार आप घर पर कीजिए क्वेश्चन। हम इस पर एक ही एट ए टाइम लाए हैं सभी क्वेश्चंस को, कहा हर बार को नया क्वेश्चन लेना बोल के। यही क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, यानी उर्दू में इसको क्या बोलेंगे, मुफर्रिद अदद, या फिर इसे ताक अदद, फिर या फिर इसे जुफ्त अदद। यानी जुफ्त अदद आने का, एक पांचे को फेंका गया है, जुफ्त अदद आने का एहतमाल मालूम कीजिए तो डायरेक्ट 1/2। तो एक पांचे को फेंका गया है, ताक अदद आने के एहतमाल मालूम कीजिए 1/2। सो प्राइम नंबर यहाँ पर लेना है जी। तो जस्ट निकाले क्या, नहीं निकाल। प्राइम नंबर यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है, सो 3 होता है और 5 होता है। ठीक है, प्राइम नंबर्स 2 3 5, 1 नहीं होता है। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर और नॉट ए कॉम्पोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर भी नहीं है और ना ही वो कॉम्पोजिट नंबर है। सो पी ऑफ ई इज इक्वल टू, यहाँ पे अगेन ये क्या होता है, सो 3/6 इज इक्वल टू 1/2 होता है, 1/2।
तो ये भी 1/2। तो अगर एग्जाम में सवाल पूछा है एक पासे को फेंकने के बाद ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी 1/2, जुफ्त का 1/2, मुफर्रद अदद का 1/2, तो इस तरीके से जी ऑड में 5 आता है। ओके, तो 5 यहाँ पे 4 होता है, सो 2/3 3 5 आता है। जी कहाँ पे मैडम? 4/6 ऑड नंबर में 2 आता है क्या सर? नहीं 135 यानी ये 1/2 ये। ओके ओके 1 2, तो ऑड नंबर की लिखिए और एक बार थोड़ा, सो 135, सो टोटली एन ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होता है, सो 3, तो ये भी यहाँ पे पी ऑफ ई इज इक्वल टू सो 1/2 ही होता है इसका प्रोबेबिलिटी। और मैं 2 लिखा था, 2 लिखने की वजह से फिर यहाँ पे थोड़ा गड़बड़, क्योंकि 2 इज ए इवन नंबर जुफ्ता था। नेक्स्ट ऐसे यहाँ पे सवाल पूछता है, या तो फिर ऐसा पूछता है 6 से छोटे नंबर या 6 से बड़ा नंबर, या फिर ऐसा पूछता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही पूछ सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो यहाँ पे वो भी देख लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की भी यहाँ पे देखेंगे। एक पांचे को फेंका गया जिसका एहतमाल प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो इसके लिए हम इवेंट लिखेंगे, तो 1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, याद रखिए। और यहाँ पे 4 भी होता है, यहाँ पे 2, 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो नेक्स्ट 5 नहीं होता, 6 भी नहीं होता, तो ये दो चीजें यहाँ पे होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो एन ऑफ ई इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 होता है, सो पी ऑफ ई इज इक्वल टू, सो टोटली 2/6 यानी 1/3 होता है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कामिल मुरब्बा, कामिल मुरब्बा जी। सो नेक्स्ट, ये एक डाइस की कहानी थी। एक डाइस में इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछने के चांसेस हैं, तो एक डाइस को फेंका गया है, तो इसके यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, जुफ्त अदद, ताक अदद, मुफरिद अदद, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या 3 से छोटे या 3 से बड़े, या 4 से छोटे 4 से बड़े, ये तमाम चीजें आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लें तो हो जाए। सो नेक्स्ट, इसी में एक और सवाल इसमें डाइस पर आता है, 2 डाइस को फेंकने के बाद, मतलब 2 डाइस की कहानी देखिए, वो एक डाइस की कहानी थी। तो सबसे पहला, एक डाइस की कहानी में टोटल 6 नंबर आता है, मतलब 2 डाइस है यानी 2 पांसे हैं, दोनों पांसे को हम क्या कहें, एट ए टाइम फेंके, बैक वक्त फेंके। तो इसकी यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या होता है, देखिए सैंपल स्पेस इसका क्या क्या होता है। सो एक 1 1 हो सकता है, तो 1 2 1 3 1 4 1 5, सो 1 6, ठीक। सो ऐसा यहाँ पे 2 1, सो 2 2, तो ऐसा यहाँ पे लिखता हूँ कि 2 6, सो 3 1 3 2, सो ऑन 3 6, सो 4 1 4 2, so on 4 6, so 5 1 5 2, so on 5 6, so next यहाँ पे 6 1 6 2, so on यहाँ पे 6 6, इस तरीके से। तो इतने इसके सैंपल स्पेस बनते हैं, इतने यहाँ पे सैंपल स्पेस होते हैं। तो टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सो एन ऑफ एस इज इक्वल टू, टोटल यहाँ पे 36 नंबर्स होते हैं, 36 पेयर्स होते हैं। तो ये 2 डाइस फेंकने के बाद, तो ये जो क्वेश्चन है, तो हो सकता है जो हमारे जीपीएसटीआर हैं उनको पूछ लें, ठीक है। 2 डाइस को फेंकने के बाद क्या क्या यहाँ पे आता है, वो इसकी हम चर्चा कर रहा है। सो इस पर सवाल क्या क्या आ सकते हैं, देखिए, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता देता हूँ, वो उस पर चर्चा करेंगे। डुप्लेट्स नंबर पूछ सकता है, डुप्लेट नंबर्स यानी दोनों पासे पर सेम नंबर आना, ठीक है।
दोनों फांसी पर एक जैसे नंबर, एक जैसे आदाद, मतलब यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो ऐसे यहाँ पे कितने हो सकते हैं? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। सो यहाँ पे डुप्लीट नंबर्स, तो उसके यहाँ पे हम इवेंट बना लेंगे। सो 1 1 होता है, सो 2 2, मतलब एक जैसे नंबर, इधर भी 2 इधर भी 2। सो 3 3, सो 4 4 5 5 6 6। तो n ऑफ e इज इक्वल टू, सो n ऑफ e इज इक्वल टू टोटल यहाँ पे 6, ये पूरा मिला के 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 होती। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, सो 6/36 इज नथिंग बट 1/6 यहाँ पे होता, 1/6। ठीक है। सो नेक्स्ट एक ऐसा यहाँ पे पूछता है। दूसरा यहाँ पे क्या पूछने के चांसेस है? दूसरा, दोनों भी वहां पे क्या होना चाहिए? ओके, सम उसका 8 होना चाहिए। मैं सम 8 बोल रहा हूँ, सम ऑफ द बोथ द नंबर इज 8। यहाँ पे सवाल इस तरीके से पूछता, देखिए यहाँ पे है। सो 2 dice are thrown together, the probability of a sum of a number is 8। यानी दो पासों को 2 मरतबा फेंका गया है, दोनों पासों को 1 मरतबा फेंका गया है, दोनों 1 मरतबा फेंका गया है, दोनों आयदादों का मजमुआ 8 आने का एहतिमाल मालूम कीजिए। मतलब 8 आना है, दोनों को ऐड करने पर 8 आना है। तो वैसे यहाँ पे कितने बना सकते हैं? देखिए इवेंट, तो 1 और 6 में तो यहाँ पे नहीं बन सकता, क्योंकि लास्ट में हाईएस्ट कितना है यहाँ पे? 1 और 6 दोनों को ऐड करने पर 7 होता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे 2 6 हो सकता है, 2 6। सो नेक्स्ट 3 में 3 5 4 4। सो नेक्स्ट यहाँ पे 5 3। सो नेक्स्ट 6 2। मतलब एक ही किस्म एक ही क्या था लास्ट जी, बात क्लियर होगी? 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। तो n ऑफ e इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं 8 ले आऊं, 8 के बदले वहां पे कुछ भी पूछ सकता है, 12 पूछ सकता है, 10 भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वो थोड़ा प्रैक्टिस करें। 10 आया तो वहां पे क्या होता है? देखिए 10 यहाँ तक तो 10 नहीं आता है, तो यहाँ से 10 शुरू होता है। 4 6 5 5। सो नेक्स्ट 4 6 6 4, तो वहां पे 3 आता है। तो इस तरीके से ये तमाम चीजें आप यहाँ पे खुद से थोड़ा ऐसा एक पेन पेपर लेके, ये आया तो कितना होता है, वो आया तो थोड़ा प्रैक्टिस के लिए कर ले। 1 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 होता है। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 5/36 होता है। तो मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो रही है? आपको समझ में आ रही है किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बनने के चांसेस है? सो नेक्स्ट यहाँ पे ऐसा पूछ सकता है कि दोनों नंबर्स यहाँ पे स्क्वायर नंबर्स होना है, बोथ द नंबर्स आर स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स। तो ऐसे कितने बन सकते हैं? तो मैं समझता हूँ बहुत सारे बन सकते हैं। सो एक होता है 1 1, ये दोनों स्क्वायर नंबर्स है। सो नेक्स्ट दोनों के नंबर स्क्वायर होना, 4 4 जी। फिर उसके बाद में 1 4, ये दोनों भी स्क्वायर नंबर्स। सो नेक्स्ट 4 1 4 1, और सेट को देखिए और थोड़ा जांचिए। 4 1 4 6 3 1 भी नहीं होता है, दोनों भी नंबर स्क्वायर नंबर, ए बी और ए बी दोनों स्क्वायर नंबर होंगे। कितने हो सकता है? सो 1 1 हुआ, 1 4 हुआ, 4 4 4 1। ओके, ठीक है। तो इतने ही बन सकते हैं, इससे ज्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो ये हो गया हमारा इवेंट। सो n ऑफ e इज इक्वल टू 1 2 3 4 4 इज इक्वल टू, सो p ऑफ e प्रोबेबिलिटी, सो 4/36, इसका मतलब 1/9। तो यहाँ से सवाल कि आप क्या है, बहुत सारे सवाल थिंक कर सकता है, या फिर ऐसा पूछ सकता है, both the number sum of the both the number is लेस देन पूछ सकता है।
लेस देन 9 पूछ सकता है। देखिए 9 से कम, मतलब दोनों नंबर का ऐड करने पर 9 से कम आना है, तो इसके लिए आप थोड़ा घर पर ये कर लीजिए, क्योंकि ये SW है। तो इस पर और भी मुझे सवाल आएंगे इंशाल्लाह जब हम लास्ट में इसकी मल्टीपल चॉइस देखेंगे। तो बात क्लियर हो गई। तो ये डाइस पर थे, तो डाइस पर दो टाइप के क्वेश्चंस देखे हमने। पहला देखा हमने सिंगल डाइस, एक डाइस को फेंकने पर क्या होता है, सो एक डाई को फेंकने पर। सो नेक्स्ट दो डाइस पर फेंके तो क्या क्या रिजल्ट आते हैं। तो इसका एन ऑफ एस क्या होता है, 6 होता है। इसका एन ऑफ एस कितना होता है, 36 होता है। तो एग्जाम में PhD वालों के लिए दो डाइस के फेंकने पर सैंपल स्पेस कितने यहाँ पे हो सकता है, या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, या फिर एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस कितने हो सकते हैं पूछ सकता है। तो कितने आउटकम्स आने की पॉसिबिलिटीज हैं, तो 36 है। तो इस तरीके बेसिक सवाल जो हमारे PhD के स्टूडेंट्स है वो थोड़ा क्या करना है, इसको थोड़ा ध्यान से याद करना। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉइन्स की। कॉइन्स, तो कॉइन्स के लिए ज्यादा हम चर्चा, सिंगल कॉइन्स के लिए तो चर्चा करना नहीं है, क्योंकि वो एकदम आसान और इजी है। उसके बाद हम देखेंगे ताश के पत्ते, उस पर थोड़ा देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सो कॉइन की बात करेंगे। सो यहाँ पे भी दो होता है, एक होता है सिंगल, तो फर्स्ट एक बार कॉइन को यहाँ पे क्या करते हैं, टॉस करते हैं वन टाइम, या वन कॉइन को क्या करता है, टॉस करता है। फिर इसमें फिर टू कॉइन्स दो सिक्के को यहाँ पे बाइक वक्त क्या करता है, उछालता है या फिर उसको टॉस करता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम सिंगल तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं, इसका सैंपल स्पेस हेड और टेल दो ही आता है। सो एन ऑफ एस इज इक्वल टू टोटल यहाँ पे दो होता है। सो इसमें ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। और इसमें एक और भी आता है तीन, थर्ड वन, 3 कॉइन्स को टॉस करने पर क्या होता है वो भी देखेंगे, 3 सिक्कों को। अब हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे वन कॉइन की। सो अब बात करेंगे टू कॉइन्स। तो उसका सैंपल स्पेस हमें लिखना और याद रखना है। 2 कॉइन्स को हम टॉस करते हैं। सो मतलब इसका सैंपल स्पेस कैसा बनता है, देखिए या तो हेड होता है या तो हेड टेल होता है। ठीक है, फिर ये दोनों को छोड़कर दूसरा तीसरा नहीं आता, या तो फिर टेल टेल, फिर या फिर हेड टेल हेड। ये सिर्फ 4 है, मतलब ऊपर वाले हेड टेल, इस नीचे वाले टेल हेड। तो टोटल नंबर ऑफ एस यहाँ पे क्या होता है, 4 होता है बस। तो नंबर ऑफ यहाँ पे सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स कितने होते हैं, 4 होता है। अब हम बात करेंगे इस पर थोड़े 1-2 क्वेश्चन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 कॉइन्स का है, तो 2 कॉइन्स का हम कल शायद इस पर यहाँ पे मैंने लिखा। तो ऐसा हो सकता है इफ ए 2 coins are tossed simultaneously, find the probability of getting one head। ये क्वेश्चन है, देखिए 1 हेड आने के, मतलब एक हेड आने के, यहाँ पे एक पट बोलते हैं ना, पट बोलते हैं जी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एक हेड आना है, इसमें देखेंगे एक सिंगल हेड आना है। तो एक है टोटल यहाँ पे 2 हेड आ रहा है। तो इसका जो इवेंट है वो ऐसा बनता है हेड टेल टेल हेड, मतलब ये सिंगल हेड वाला है। तो एन ऑफ ई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है। सो टोटल पी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी 2/4 होता है। सो 1/2 होता है, 1/2। ये बात क्लियर। सो नेक्स्ट यहाँ पे ऐसा सवाल पूछता है, सो इफ 2 coins are tossed simultaneously, find the probability of getting a two tails मतलब दोनों टेल्स होना है। इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या होती है, ई इज इक्वल टू, दोनों टेल्स यहाँ पे एक ही बार आता है, टेल्स। सो एन ऑफ ई इज इक्वल टू 1। सो टोटली प्रोबेबिलिटी इसकी 1/4 हो जाती है, 1/4। ठीक,
इसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ये तो आराम से मालूम करता है, वन टेल वन हेड हेड हेड। इसके बाद जो पूछता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट पूछता है यहाँ पे, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट और एटमोस्ट, ये इसमें थोड़ा जान डालना है इसमें, एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट यानी कम से कम, कम से कम। एटमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ये एटलीस्ट क्या है देखिए। अब सवाल ऐसा पूछता है, if two coins are tossed simultaneously, find the probability of getting a at least one head, at least one head। तो एटलीस्ट यानी कम से कम एक हेड रहना है, तो इसका मतलब एक भी रह सकता है, दो भी रह सकते हैं। तो एटलीस्ट का मतलब यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा और भी आपको मैं बताता हूँ। एटलीस्ट यानी अगर वहां पे वन पूछा है तो वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, कितने वहां पे चांसेस हैं वो हो सकता है, यानी ये इंक्रीज हो सकता है। एटलीस्ट यानी ये इंक्रीज यहाँ पे होना है। अगर वन हेड पूछा तो वन हेड भी लेना है, टू हेड आ रहा है तो उसे भी ले सकते हैं। यानी क्लास में आप बोले बच्चे को, मैं क्लास में आने के बाद कम से कम एक बच्चा तो खामोश बैठा, तो मतलब वहां पे एक भी बैठा तो चलता था, दो भी बैठा तो चलता था, तीन बैठा तो चलता था, मतलब सभी लोग भी बैठे थे, वो चुप बैठ सकते थे। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पे कम से कम या प्राइस देना है, कम से कम एक लिए अगर फर्स्ट आते तो मैं प्राइस देता था, मतलब एक भी आया तब भी आप प्राइस दे रहे, दो भी आ रहा तब भी प्राइस दे रहे, तो तीन भी आ रहा तो कम से कम वहां पे हम इंक्लूड करते हैं इंक्रीज, मतलब ज्यादा वहां पे आया तो चलता है, इंक्रीज के लिए कम से कम यूज करता है। सो एटमोस्ट जो ये है यहाँ पे, एटमोस्ट, एटमोस्ट हमें उस वक्त यूज करता है, तो मतलब अब मान लिया एटमोस्ट टू बोला मैं, तो मतलब टू भी आया तो चला, वन भी आया तो चला, नहीं भी आया तो भी चला। यानी एटमोस्ट में हम क्या करेंगे, वहां पे डिग्रीज करता है, नंबर्स को क्या करता है, डिग्रीज वहां पे लेता है। अब मान लीजिए शायद जब भी ये कॉन्सेप्ट आता है तो एक कहानी मेरे माइंड में बहुत आती है, शायद आप मेरी इसकी क्लासेस में सुने होंगे, टीटी वगैरह की क्लासेस में। तो मान लीजिए कहीं पे एक शादी है बाहर दूसरे स्टेट में या दूसरे जिले में या दूसरी जगह में, तो आप क्या कर रहे हैं, आपके जो मोहल्ले वालों को दावत देना, दावत देना। तो आप क्या करता है, ये शादी वाले को क्या करते हैं पता है, आप ये कर पाएंगे, अगर हम दावत देंगे पूरी फैमिली को तो अगर जाके ऐसा बोलेंगे पूरी फैमिली वाले आना बोले तो लोग आता है, क्योंकि दूर जाना है और कुछ ना कुछ वहां पे देखने वगैरह है, तो उसके लिए लोग दबा दबा के भर भर के आते हैं। लेकिन वहां पे कंडीशन रखते हैं, एक घर से एक लिया है तो चलता बोलते हैं, दो, एक घर से दो मेंबर्स आना है, क्योंकि शादी दूर है तो इसलिए हम एक घर से दो दो लोगों को क्या कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं, एक घर से दो लोग आ सकते हैं ठीक शादी को जाने के लिए। तो मान लीजिए एक घर वाले वहां पे क्या बोलता है, नहीं हम दो लोग नहीं आ सकते, हम एक लोग आ सकते हैं बोलते, तो वहां पे क्या होता है, दिल खुश होता है हमारा, क्यों, क्योंकि एक तो यहाँ पे कम होगा, तो चलो अच्छा है बोलते हैं, कम से कम दो नहीं तो एक आ रहा है। फिर दूसरा घर को ऐसे एक घर को जब विजिट करते हैं तो वहां बोलते हैं नहीं हम थोड़ा बिजी हैं या बाहर जा रहे हैं, हम कोई भी नहीं आ सकते, तो तब भी 20,000 ज्यादा दिल खुश होता है, क्योंकि चलो और भी हमारा जो बजट है वो कम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या किए, दो भी आए तो तब भी खुश हुए, एक आए तब भी खुश हुए, नहीं भी है तो बहुत ज्यादा खुश हुए। उस लिहाज से ये एटमोस्ट का काम ऐसा करता है। एटमोस्ट यानी वहां पे नंबर्स की क्या होती है, डिग्रीज होता है। तो वैसा ही यहाँ पे मैं इसको कॉइन्स में लेता हूँ। देखिए एटमोस्ट टू कॉइन्स यहाँ पे बोला मैं, एटमोस्ट टू कॉइन्स बोला, मतलब एटमोस्ट टू हेड बोला यहाँ पे, एटमोस्ट टू हेड, तो मतलब दो हेड भी आया तब भी चला, एक हेड आया तब भी चला, हेड नहीं भी आया तब भी चला। तो मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो रही है। तो एटमोस्ट टू आता है ना, जब भी यहाँ पे एटमोस्ट के बाद जो भी यहाँ पे नंबर होता है तो उसके बाद नंबर यहाँ पे क्या होगी, डिग्रीज होंगे, मतलब यहाँ पे दो हेड है, यहाँ पे हेड एक हेड है, यहाँ पे हेड भी नहीं है। तो उस तरीके से यहाँ पे
एटमोस्ट का काम यहाँ पे काम करता है। एटमोस्ट यानी डिक्रीज होना, एटलीस्ट यानी इंक्रीज यहाँ पे हुए तो चलता है। तो इस लिहाज से ये एटलीस्ट और एटमोस्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट हम 3 कॉइन्स की जब बात करेंगे तो वहां पे थोड़ा दिक्कत होती है समझने के लिए। जी चलिए हम नेक्स्ट 2 कॉइन्स की बात करेंगे। एटलीस्ट 1 हेड आना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड? मतलब एक हेड होना उसमें जरूरी है, तो उसका हम इवेंट बनाएंगे। तो एक हेड रहा तब भी चला, तो एक हेड रहा तब भी चला, दोनों हेड रहा तब भी चला। एटलीस्ट है, एटलीस्ट में एक से बढ़ के भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो एन ऑफ ई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है? एन ऑफ ई इज इक्वल टू 3 होता है। सो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या होता है? पी ऑफ ई इज इक्वल टू, टोटल है इसके इवेंट्स कितने हो रहे हैं? 4 होता है, 4 में से 3 यहाँ पे निकल के आता है। बात क्लियर हुई? 2 कॉइन्स की बात कर रहा हूं मैं। अगर कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ अकेला बैठ के बात कर रहा हूँ। अगर कहीं पर भी अगर कंफ्यूजन है या फिर कहीं पे थोड़ा मिस्टेक्स वगैरह है तब भी आप बोल सकते हैं। जी नेक्स्ट, एटमोस्ट 2 हेड 2 टेल्स लेंगे। एटमोस्ट 2 टेल्स, एटमोस्ट 2 टेल्स होना है तो उसकी हम सेट बनाएंगे, इवेंट का सेट बनाएंगे। एटमोस्ट मतलब 2 टेल्स आना है, तो 2 टेल्स है तब भी खुश, एक टेल आया तब भी खुश, फिर इसमें भी एक टेल आता है तब भी खुश, टेल नहीं भी आया तब भी खुश। मेरी बात क्लियर है? सैंपल स्पेस देखिए इसका कैसा बनता है। हेड 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 टेल 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 हेड। तो हमें क्या करना है? एटलीस्ट 2 टेल्स लेना। तो 2 टेल्स मतलब 2 टेल भी रहा तब भी खुश, एटमोस्ट है। तो एक टेल आया तो तब भी खुश, टेल नहीं भी आया तब भी खुश। तो मतलब अगेन यहाँ पे क्या होता है बोलिए? 1 2 3 4 वही चीज यहाँ पे रिटर्न जी आ जाती है। तो उस लिहाज से एटमोस्ट और एटलीस्ट की कहानी तो मैं यहाँ पे आपको बताया हूं। तो ये थी कहानी सिर्फ 2 कॉइन्स की। अब हम बात करेंगे 3 कॉइन्स की। 3 कॉइन्स की कहानी यहाँ पे क्या, मतलब 3 कॉइन्स को हम टॉस करते हैं एट ए टाइम। 3 कॉइन्स को बैक वक्त हम उसको उछालते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसका सैंपल स्पेस बना लेंगे सबसे पहला। तो 1 कॉइन का एन ऑफ एस क्या होता है? 1 कॉइन का 2 होता है, 2 कॉइन का 4 होता है, इसका कितना यहाँ पे होता है देखेंगे। अब 3 कॉइन्स के यहाँ पे निकल रहा है। तो फर्स्ट जी, हेड 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 टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड। बात क्लियर हो गई? फर्स्ट यहाँ पे देखिए, ये 3 हेड है, इसमें से एक टेल, फिर बाद में एक टेल ले, फिर ये टेल को बीच में डाला, फिर बीच में सीधे डाला, टेल हेड हेड। अब ऐसा है नीचे टेल टेल का बनाएंगे, टेल 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 हेड। अब इसको बीच में डालेंगे, टेल हेड टेल। सो नेक्स्ट फिर इसे लास्ट में डालेंगे, हेड टेल टेल। तो इसकी इतने इवेंट्स बनते हैं। देखिए कितने हो गए? 1 2 3 4, टोटल यहाँ पे 8 इवेंट्स हो गए। एन ऑफ एस सैंपल स्पेस इसका कितना बनता है? 8 का बनता है। बात क्लियर? किसी को यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है तो बोलिए, या आप क्लियर कर सकते हैं। तो पहले हेड का लिखना है, बाद में टेल का लिखना है, तो बात क्लियर होती है। पहले तीनों हेड, इसमें से एक टेल, फिर उसी टेल को बीच में लाएंगे, फिर उसी टेल को लास्ट में लेकर आएंगे, यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर, फिर पहले 3 टेल्स, फिर लास्ट वाली हेड, फिर ये हेड को इधर लेकर आएंगे, इधर आया, फिर इसे इधर लेकर आएंगे तो इधर आ गया। तो इस तरीके से 3 कॉइन्स की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, इसके क्वेश्चंस थोड़ा शायद मैं लिखा नहीं या फिर पेपर वहां पे छूट गया, पता नहीं। 3 टेल्स की कहानी ऐसी है देखिए, प्रोबेबिलिटी। इसे ओरली बोल रहा हूँ देखिए, फिर नेक्स्ट मैं कल की क्लास या परसों क्लास में इसको एक कॉइन्स की मैं क्वेश्चंस लेकर आता हूँ कॉइन्स के। देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 2 heads if 3 coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting 2 heads
टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको मालूम करना है। टू हेड कॉइन को कितने 3 बार यहाँ पे टॉस किया गया, तो ई लिखेंगे, कम टू हेड आना है, परफेक्ट टू हेड, इसमें टू हेड है, इसमें टू हेड है, इसमें टू हेड है, और कहाँ पे देखिए टू हेड कहाँ पर भी नहीं। सो हेड हेड टेल एक होगा, हेड टेल हेड, सो टेल हेड हेड, मतलब ये तीनों चीजों में कितने हेड आ रहे हैं, 2 हेड आ रहे हैं, तो वही यहाँ पे पूछा, यहाँ पे कहाँ पर है, नहीं है। तो उस तरीके से एन ऑफ ई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, 3 होता है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी, सो टोटली यहाँ पे कितने 8 में से 3 यहाँ पे हमको मिल रहा है, 3/8। जी बात क्लियर हो रही है आपको? अब उसी में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे लाऊंगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन टेल आपको होना है, फाइंड द 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, मतलब 3 सिक्कों को एक बैक वक्त उछाला गया है, एहतिमाल मालूम कीजिए एक टेल आने का, एक चित जिसे बोलते हैं, एक टेल आने का एहतिमाल मालूम करना है, एक टेल। तो ई इज इक्वल टू, ऐसा ढूंढना है जिसमें एक टेल रहना है, तो हेड टेल हेड, इसमें एक हेड एक टेल। सो नेक्स्ट एक टेल, टी टी, ओके, हेड हेड टी, टी एच एच, इसमें भी एक टेल, और फिर बाकी वाले में TH टी एच 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 टी, इसमें भी एक टेल, मतलब एक टेल वाले यही है, 1 2 3, ठीक, इसमें एक टेल एक टेल एक टेल, मतलब 1 टेल आना है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ इज इक्वल टू, सो 3/8 होती है, 3/8। तो बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे एटलीस्ट और एटमोस्ट की, इसमें एटलीस्ट और एटमोस्ट। सो अब देखिए एटलीस्ट 1 हेड आना, देखिए एटलीस्ट 1 हेड, 1 एच आना, अब उसका इवेंट बनाना, एटलीस्ट 1 हेड, मतलब एक रहा तो भी चला, 2 रहा तो भी चलता, ठीक, इंक्रीज होना है, एटलीस्ट है ना इंक्रीज, एक रहा तो भी चलता, 2 रहती भी चलता, 3 रहे तो तब भी चलता, मतलब कम से कम एक एसटी रहना है उसमें। तो अगर हम ऐसा देखेंगे तो टी टी को छोड़कर बकिया तमाम भी यहाँ पे क्या होता है, 7 जी 7 होता है। सो हेड 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 हेड, यहाँ पे कम से कम एक हेड आना है, तो हेड टी हेड हेड, सो नेक्स्ट टी हेड टी एच टी टी, एटलीस्ट 1 बोला ना, तो 1 भी रहती चला, 2 रहती भी चलता, 3 रहती भी चलता, तो ज्यादा इंक्रीज यहाँ पे होता है, देखिए। सो पी ऑफ ई इज इक्वल टू, सो टोटली 7 यहाँ पे 8 होता है, 7। वही अगर मैं बात करूंगा एटमोस्ट की, एटमोस्ट 2 टेल्स यहाँ पे होना है, 2 टेल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 टेल्स रहा है तब भी चला, एक टेल रहा है तब भी चला, टेल नहीं भी रहा है तब भी चल, ठीक है, एटमोस्ट 2 टेल्स। तो अब इसका यहाँ पे सेट बनाएंगे, ई इज इक्वल टू, तो एक टेल भी रहा, एक टी रहा है तब भी चलता है वो, टी नहीं भी रहा है तब भी चलता है, 2 रहा है तो तब भी चलता है, यानी 2 1 नहीं भी रहा है तो भी चलता है। तो बात क्लियर हो रही है मेरी? जी कितना होता है, 8 आता है, 7 या 6, तो एटलीस्ट टेल बोला है, कितने 2 टेल होना, एटमोस्ट 2 होना, वो भी टेल, तो एक रहा तब भी नहीं रहा तब भी चलता एटमोस्ट में। सो एक टी रहा तब भी चलता, एक टी रहा तब भी चलता, एक टी रहा तब भी चलता। शायद पूरे 8 आते जी नहीं मैडम, पूरे 8 आते क्या सर इसमें? नहीं वो 3 टी नहीं आते मैडम, एटमोस्ट बोले ना। हाँ 7 आती। सो 2 टी रहा तब भी चलता, 2 टी रहा तब भी चलता,
2 टी रहा तब भी चलता, टी नहीं रहा तो इन्हें भी चलता। मतलब 1 टी रहा चला, 1 टी रहा, 1 टी रहा, 2 टी रहा, 2 टी रहा, 2 टी रहा, इसमें टी भी नहीं है, तो ये एटमोस्ट की कंडीशन है। तो ये भी यहाँ पे कितना होता है 7 आता है, तो ये भी 7/8 होता है। तो मैं ये समझता हूँ ये तमाम चीजें आपको मैं ओरली बताया हूँ, आप थोड़ा इसको अच्छे से लिख लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो बात अभी आधी अधूरी है कि इसमें एक बचा है डेक ऑफ द कार्ड्स, यानी ताश के पत्ते की कुछ यहाँ पे मालूमात देनी थी, लेकिन वक्त बहुत हुआ है, मेरे लिए हुआ, क्योंकि कल की तैयारी भी मुझे करना है। तो आज की क्लास यहाँ पे एंड करूंगा। इंशाल्लाह कल हम ताश के पत्ते और आगे का पार्ट्स हम देखेंगे फर्स्ट पीयूसी के रिलेटेड। अगर इसमें कुछ भी अगर डाउट है या कुछ बोलना बताना है तो आप बता सकते हैं।